वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर रसप्रीत कौर हियर। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस ऑन टाइम मिल सके। बिकॉज दिस चैनल इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स, and we are running up with this business law, and we are doing the Sale of Goods Act 1930. This is part 7. Okay, earlier we have already discussed about the conditions and warranties, their meaning. Hopefully सबको clear है, right? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what are the express and implied conditions and warranties. तो देखो, जो कंडीशंस एंड वारंटीज हैं वो दो तरह की होती है, या वो एक्सप्रेस होंगी या वो इम्प्लाइड होती हैं। फर्स्टली वी आर टॉक अबाउट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जब सेलर या बायर ने बोल के या लिख के उसको एक्सप्रेस करा है दैट आई वांट दिस थिंग, ठीक है, तो वो चीज क्या बन जाती है, कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज इन एक्सप्रेस वर्ड्स। उन्होंने एक्सप्रेस करा है, कैसे एक्सप्रेस करा है, या बोल के या लिख के। वहीं अगर इम्प्लाइड की बात करें तो एप्लीकेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं उनको बोल के बताने की जरूरत नहीं होती, दे आर एप्लीकेबल बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। दीज डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्पेशली उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस की, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी इम्प्लाइड होती हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जिसमें फर्स्ट आ जाती है कंडीशन एज टू टाइटल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर आपको कोई चीज तभी सेल कर सकता है अगर उसके खुद के पास उस चीज का टाइटल है। इट इज इम्प्लाइड कंडीशन। एट द टाइम ऑफ सेल सेलर के पास क्या होना चाहिए, राइट टू सेल दैट गुड। दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन। जहां पे सेलर के पास किसी चीज को बेचने का राइट नहीं है और उसने फिर भी बायर को वो चीज दे दी, तो बायर को उसको रिटर्न करना पड़ेगा टू द ऑनर। क्लियर। अब सेलर है, कब नहीं सेल कर सकता किसी चीज को, दो कंडीशंस हैं। कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहली चीज, अगर कोई पर्सन उस चीज का ऑनर ही नहीं है तो वो उसको सेल नहीं कर सकता। दूसरी, वो ऑनर तो है उस चीज का लेकिन उसके पास राइट टू सेल नहीं है। ऑनर है लेकिन उसके पास उसको बेचने का राइट नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लो मैंने लोन लिया हुआ था, ठीक है, बैंक से, तो बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी को सील कर दिया क्योंकि मैंने लोन अभी वापस नहीं करा। ऑल्दो आई एम द ओनर ऑफ माई हाउस, लेकिन प्रॉपर्टी सील कर दी गई है, तो अब मैं उस अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास राइट टू सेल नहीं है। एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को मोटर कार बेच दी, ठीक है। लेटर ऑन ए को क्या पता चला, ऑब्टेन कार बाय थेफ्ट। ये कार जो उसने ली है बी से वो कैसे आई है उसके पास, थेफ्ट, चोरी के कारण। तो इट वाज हेल्ड दैट ए हैड ब्रोकन द कंडीशन एज टू टाइटल। ए ने बी को जो मोटर कार बेची वो चोरी की थी, ए के खुद के पास उस चीज का टाइटल नहीं है, तो इसने कौन सी कंडीशन को ब्रीच कर दिया, इम्प्लाइड कंडीशन को, कि कंडीशन एज टू टाइटल। उसके पास उस चीज का टाइटल ही नहीं था जो चीज उसने बेच दी बी को, तो यहाँ पे बी अपनी मनी रिकवर कर सकता है फ्रॉम ए। क्लियर एवरीवन? ओके, गुड। सेकंड आ जाता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है, जहां पे कोई गुड आपको डिस्क्राइब करा गया है, ठीक है। वहां पे कहते हैं जो गुड आप बेच रहे हो या जो आप खरीद रहे हो वो कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए विद द डिस्क्रिप्शन। द एक्सप्रेशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड मेनी सिचुएशन। इसमें तीन चीजें आती हैं। पहली चीज, बायर हैज नेवर सीन द गुड्स, मतलब आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन के ऊपर बिलीव करा, आपने कभी गुड को देखा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर बिलीव करके आपने उस चीज को खरीद लिया। जैसे एग्जांपल है, ए ने एक सेकंड हैंड रीपिंग मशीन खरीदी, जो ग्रास काटने के लिए यूज होती है ना, रीपिंग मशीन, वो खरीदी, ठीक है। उसने कभी उस रीपिंग मशीन को देखा नहीं था, ओके। सेलर ने उसको क्या बोला, सेलर कहता है कि ये मैंने लास्ट ईयर ही खरीदी थी। assured him to had been new the previous year, और ये क्या है, उसकी बात पे बिलीव करके बायर ने उसको परचेज कर लिया रीपिंग मशीन को।
लेकिन लेटर ऑन क्या पता चलता है कि ये मशीन ओल्ड थी और उसने रिपेयर करवा के दी थी, मेंडेड थी। तो यहाँ पे जो ए है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि जो डिस्क्राइब करा गया था वो नहीं निकला। क्लियर एवरीवन? ओके। अच्छा, दूसरा केस आता है जिसमें आपने गुड को देखा तो है, यू हैव सीन दैट, लेकिन देखने की बजाय आपने जो उसके बारे में सुना, जो उसके बारे में डिस्क्राइब करा गया, उसके ऊपर आपने ज्यादा बिलीव करा। ठीक है, उसके ऊपर बिलीव करके आपने उस चीज को परचेज करा। नहीं समझ आया? ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक ऑक्शन थी, ऑक्शन समझते हो ना, नीलामी चल रही थी। किस चीज की? नैपकिन एंड टेबल क्लॉथ्स। अरे भैया, नैपकिन एंड टेबल क्लॉथ बहुत छोटी सी चीज है, बट इसकी नीलामी क्यों हो रही थी? क्योंकि ये कहा गया कि ये 17th सेंचुरी के नैपकिन और टेबल क्लॉथ्स हैं। ठीक है, एक बंदा था, वो मतलब एंटीक पीसों का लवर, कि जो पुरानी चीजें हैं, पुरातन चीजें, उनको इकट्ठा करता था। तो जब उसने सुना कि ये 17th सेंचुरी की नैपकिन और टेबल क्लॉथ्स है तो उसने उसको परचेज कर लिया, राइट। लेकिन बाद में उसको क्या पता चलता है, खुद उसने उसको खरीदने के बाद सर्च करा तो दैट वाज ऑफ 18th सेंचुरी, नॉट ऑफ 17th सेंचुरी। तो जो उसको डिस्क्राइब करा गया दैट वाज रॉन्ग, राइट। तो वो रॉन्ग था, इसलिए वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। अब क्लियर हो गया? वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, पता है मुझे। ओके, थर्ड वन इज पैकिंग ऑफ गुड्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। जब आपको कोई चीज पैकिंग के रिगार्डिंग बताई गई है तब भी वो डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। जैसे डी ने पी को टी सोल्ड करे, ठीक है, क्या लिखा था? कहते इन चेस्ट कंटेनिंग 80 पाउंड्स ऑफ टी। डी कहता है इसके अंदर 80 पाउंड्स ऑफ टी निकलेगी, लेकिन जब वो चेस्ट खोली गई तो उसमें से 76 पाउंड्स ऑफ टी निकली। तो जो डिस्क्राइब करा गया था वो नहीं निकला पैकिंग में। तो ये भी क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे पी जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। वेरी गुड। नाउ थर्ड वन इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। इट्स टू इजी। समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। कि जो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोडक्ट बेचा गया है वो सैंपल के जैसा भी होना चाहिए, प्लस जो आपने साथ में डिस्क्राइब करा था उसके जैसा भी होना चाहिए। ओके, इसकी एग्जांपल क्या है? कहते पी ने क्यू को एक ऑयल बेचा और उसने कहा ये फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल है। कौन सा ऑयल है? फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल। और उसने साथ में उसका सैंपल भी दिखाया। उसने कहा बिल्कुल इसी सैंपल के जैसा होगा तेल। ओके, क्यू को ये पसंद आ गया। क्यू ने दोनों चीजों के ऊपर विश्वास करा, सैंपल के ऊपर भी और फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल ये जो डिस्क्राइब करा उसने उसके ऊपर भी। फिर पी ने जब उसको डिलीवर करा ऑयल को, ठीक है, तो क्वालिटी तो सेम थी, सैंपल बिल्कुल सेम था, लेकिन दैट वाज नॉट फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल। तो अब मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए भैया, सैंपल भी सेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी वही होनी चाहिए। सैंपल तो सेम है लेकिन डिस्क्राइब जो करा गया था वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्यू क्या कर सकता है? रिफ्यूज कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने से। क्लियर एवरीवन? इजी है ना टॉपिक? ओके, सो फोर्थ इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको चीज बेची गई है वो उसकी क्वालिटी फिट होनी चाहिए, फिट टू यूज होनी चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बातें बताई हैं उन्होंने। पहली है बायर जो भी चीज खरीद रहा है उसके पीछे उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर पर्पस उसने सेलर को बताया है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं ये चीज परचेज कर रहा हूं। और जो बायर है वो किसके ऊपर विश्वास करके वो चीज खरीद रहा है? सेलर के ऊपर, सेलर की स्किल, सेलर की जजमेंट के ऊपर विश्वास करके वो चीज उससे परचेज कर रहा है। और जो सेलर है वो वही चीजें बेचता है, जो भी बायर खरीदने आया है वही चीजों में वो डील करता है, और चाहे एक्चुअली में उसको प्रोड्यूस करे ना करे लेकिन उनको बेचने में सेलर डील करता है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, एक डॉक्टर था पी, ठीक है, वो उसने डी से 2 वुलन पैंट्स खरीदी, राइट, लेकिन उनको पहनने के बाद में उसको इरिटेशन हो गई, वो बीमार हो गया, सारे स्किन रैशेस हो गए, वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा।
लेटर ऑन ये पता चला कि उसमें एक केमिकल था जो बहुत इरिटेटिंग केमिकल था, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डी रिमूव करना भूल गया। तो दैट मीन्स डी ने कौन सी चीज बेची है, दैट वाज नॉट फिट फॉर यूज। ओके, तो ये सिंपली उसने क्या करा, उसने इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस को तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो ये पी है, जो डॉक्टर है, वो उससे डैमेजेस क्लेम करेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर जो भी बेचेगा दैट मस्ट बी फिट फॉर यूज। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ध्यान से सुनना। देखो, कहते हैं कि सेलर हमेशा नॉर्मली डील करता है, वो एबनॉर्मल केसेस के साथ डील नहीं करता। अगर पर्सन किसी एबनॉर्मेलिटी से को फेस कर रहा है, जो बायर है वो एबनॉर्मेलिटी को फेस कर रहा है और सेलर को ये बात नहीं पता, तो सेलर लायबल नहीं होगा। अब जैसे ऊपर वाली एग्जांपल जो आप देख रहे हो डॉक्टर वाली, उसी को हम थोड़ा मेंड करते हैं, मोल्ड करते हैं। ठीक है, अब जो वुलन पैंट्स उसने बेची, उसमें से उसने इरिटेंट जो केमिकल था वो निकाल दिया हुआ, वो रिमूव कर दिया हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर है ना, उसकी खुद की स्किन इतनी सेंसिटिव है कि उसको वुलन से सूट ही नहीं करते, और ये बात उसने सेलर को नहीं बताई कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मेरे को वुलन से एलर्जी हो जाती है, या मुझे सूट नहीं करते, है ना। तो ये चीज बतानी जरूरी है। अगर पी ने नहीं बताया, वो खुद ही उसकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, मतलब वो एबनॉर्मेलिटी को फेस कर रहा है। ठीक है, और डी को ये बात नहीं पता थी, तो यहाँ पे हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन, पी हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे डी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? ओके, फिर आ जाते हैं कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी होता है मीन्स की जो चीज बेची जा रही है उसका अपना कैरेक्टर, जिस चीज के कारण वो बिकती है। ठीक है, आगे एग्जांपल से और समझ आएगी आपको। कहते जो गुड है उसके अंदर एक मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब जिस चीज के कारण एक रीजनेबल पर्सन उसको खरीदता है और उसके बदले में पैसे पे करता है। अब जैसे कहते हैं कुछ गुड्स जिनका मर्केंटेबल कैरेक्टर खत्म हो चुका है, जैसे कलर टीवी विच गिव्स ओनली ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स। कलर टीवी है ना, कलर टीवी, और क्या दे रहा है वो हमें, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स। तो उसका मर्केंटेबल कैरेक्टर खत्म हो चुका है। जिस चीज की वजह से वो बिकता है, मतलब एक कलर टीवी कलर्स शो करने की वजह से बिकता है ना, तो उसका मर्केंटेबल कैरेक्टर खत्म हो चुका है क्योंकि उसमें पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है। अब रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लो, उसका पर्पस क्या होता है, कूलिंग करना, आइस बनाना। कहते हैं रेफ्रिजरेटर है लेकिन वो आइस नहीं बनाता, तो उसका मर्केंटेबल कैरेक्टर क्या है भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं सीमेंट की। अगर सीमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी पानी पड़ जाए फिर तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो क्या उसका मर्केंटेबल कैरेक्टर रहा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों कोई उसको परचेज करेगा, है ना, कि उसमें तो अब सीमेंट मेरे काम का ही नहीं है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो भी बेचा जा रहा है उसका मर्केंटेबल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, जो डिफेक्ट्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक पेटेंट डिफेक्ट होता है, एक होता है लेटेंट डिफेक्ट। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पेटेंट डिफेक्ट की। पेटेंट डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट जो बायर अगर ध्यान से देखे तो उसको आराम से मिल सकता था, which can be found on examination by a person of ordinary intelligence with the exercise of due care। ठीक है, लेकिन लेटेंट डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, जितना मर्जी ध्यान से देख लो वो आपको नहीं मिलेगा, which cannot be found on examination by a person of ordinary intelligence with the exercise of due care। तो मतलब बहुत ध्यान से भी देख लो तब भी वो डिफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, वो सेलर को पता है। ठीक है, नाउ सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, आप बताओ, क्योंकि पेटेंट डिफेक्ट ऐसा है जो कि ढूंढने से आपको मिल सकता था। अगर ये आपने इग्नोर कर दिया तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है क्योंकि ये डिफेक्ट है, क्योंकि उसने आपको टाइम दिया, आपने खुद उसको जज किया, फिर भी आपको वो फॉल्ट नजर नहीं आया, तो इसमें आपकी गलती है। हाँ, अगर लेटेंट डिफेक्ट्स की बात करें तो जो सेलर है इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ढूंढने से भी ये डिफेक्ट हमें नहीं मिल सकता, तो बायर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना।
तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर तो गुड में पेटेंट डिफेक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें अगर लेटेंट डिफेक्ट होगा तो जो इनोसेंट पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकती है। क्लियर? अब इसमें एक और चीज आती है, कंडीशन एज टू होलसम। जो ईटेबल्स होती हैं, जो खाने वाली चीजें होती हैं, उनमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो मर्केंटेबल कैरेक्टर की होनी चाहिए, मतलब ब्रेड है तो ब्रेड का मर्केंटेबल कैरेक्टर क्या है कि वो हार्ड ना हो, वो खाने लायक हो। उसके साथ साथ एक और चीज है, दैट मस्ट बी फिट फॉर कंजम्पशन ऑल्सो, वो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ईटेबल्स की अगर बात करें तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, मर्केंटेबल कैरेक्टर भी और फिट फॉर कंजम्पशन भी होनी चाहिए। क्लियर? ओके, सेल बाय सैंपल, 6th वन। सेल बाय सैंपल में आ जाता है बच्चे, जो भी सैंपल दिखाया गया है बल्क उसके कॉरस्पॉन्ड रहना चाहिए। मतलब जो सैंपल दिखाया गया था, जितनी भी बल्क क्वांटिटी परचेज की जा रही है वो उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो सैंपल दिखाया गया है। ठीक है। बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अब जैसे मेरे सामने बल्क ला के रख दिया, ठीक है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी तो दो कि मैं उस बल्क को सैंपल के साथ मैच कर सकूं। अब जहां पे सेलर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, वहां पे तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और कहते हैं गुड्स जो हैं वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल। मतलब अनमर्केंटेबल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उनका, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होने चाहिए। अब जैसे ऊपर जो हमने अभी लाइन करी, गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने हॉर्न्स मंगवाए, ठीक है। अब हॉर्न्स की पैकिंग सेलर ने इस तरीके से करती, दबा दबा के करती हॉर्न्स की, कि उसमें से काफी सारे हॉर्न्स तो खराब हो गए। ठीक है। तो अगर हॉर्न बज ही नहीं रहा तो उसका मर्केंटेबल कैरेक्टर तो खत्म हो गया। व्हाई शुड आई परचेज दैट? क्योंकि उसके अंदर मर्केंटेबल कैरेक्टर है ही नहीं, राइट। तो इसमें क्या होगा, कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर दो तरह के होते हैं, स्वेरेबल, नॉट स्वेरेबल। स्वेरेबल का मतलब होता है सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें ये ना बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मान लो अभी जो हॉर्न्स वाली एग्जांपल हमने ली, तो उसमें से जो हॉर्न्स ठीक हैं उनको हम साइड पे निकाल लें, जो खराब हो चुके हैं वो वापस कर दे, वो तो हो गया स्वेरेबल, कि हाँ जिसको हम अलग कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। तो ये बायर के ऊपर है कि वो जो सही सैंपल्स है, कॉरस्पॉन्ड टू सैंपल जितने भी यूनिट्स हैं उनको अलग करके ले ले और बाकियों को वापस कर दे। लेकिन एक होते हैं नॉट स्वेरेबल, जहां पे वो अलग ही नहीं किया जा सकता। अब जैसे चीनी की एग्जांपल ले लो, काफी सारी चीनी जो है ना वो क्या हो चुकी है, भुर चुकी है, मतलब पाउडर फॉर्म में बन चुकी है जो उसने भेजी। ठीक है। तो उसको कैसे अलग करूं मैं, तो मिक्स्ड ही है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिस्किट के पैकेट की। बिस्किट का पैकेट जो है वो काफी कई बार होता है ना, गिर जाता है, 2-4 बार गिरा है तो उसमें काफी सारे बिस्किट्स क्रैक हो गए हैं और वो पाउडर सा बन चुका है। तो मैं उसको अलग थोड़ी करूंगी कि मैंने पैकेट खोला और ये 5 बिस्किट आप दे दो, ये आप वापस ले लो। नॉट स्वेरेबल ना, तो वो सारा वापस जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं बायर या तो सारे का सारा क्या कर ले, एक्सेप्ट करके जितना डैमेज हुआ है वो डैमेजेस क्लेम कर ले, या फिर सारे का सारा रिजेक्ट कर दे। ठीक है। हाँ जी, लास्ट वन, यस लास्ट वन, कंडीशन इंप्लाइड बाय कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। अब जैसे आपने देखा है ना, गुड्स वगैरह कस्टम के थ्रू जाते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। मान लो मैंने यहां से गुड बाहर भेजना है, तो जो भी कस्टम की होगी ना रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो मुझे फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ये इम्प्लाइड कंडीशन है क्वालिटी और फिटनेस की, कि जो पर्टिकुलर पर्पस हमने पूरा करना है ना, मतलब जहां पे गुड्स हमने भेजने हैं वहां के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कस्टम के अपने रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले आपको जैसे कहेंगे वैसे आपको अपने गुड को फिट फॉर दैट क्वालिटी बनाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक इम्प्लाइड कंडीशंस। काफी लेंथी हो रहा था ये टॉपिक, तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। तो होपफुली आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।